जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे अपन, और आज अपन पढ़ेंगे सीडीएम का इम्पैक्ट और उसकी क्या लिमिटेशंस रही हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने क्या पढ़ा है। देखो, 12 मार्च 1930 गांधी जी ने सीडीएम को लॉन्च किया, और सीडीएम की शुरुआत हुई सॉल्ट मार्च के साथ में, जो कि शुरुआत हुई साबरमती से। साबरमती से गांधी जी कहाँ तक गए? डांडी। और डांडी में 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। सॉल्ट लॉ वॉज ब्रोकन। और इसके बाद पूरे देश में जगह जगह पे बहुत सारे कानून तोड़े गए, और अंग्रेज सरकार ने उस टाइम के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे खुद गांधी जी, अब्दुल गफ्फार खान, इन सबको अरेस्ट किया। और इनकी अरेस्ट के बाद जगह जगह पे वायलेंस हुआ। नतीजा ये हुआ कि 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट साइन हुआ, जिसे अपन बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। और इस गांधी इरविन पैक्ट में 3 चीज़ों पे बात हुई। एक तो गांधी जी अग्रीड टू सस्पेंड द सीडीएम। गांधी जी ने बोला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे। दूसरा, गांधी जी अग्रीड टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी लंदन में होने वाली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए तैयार हो गए। तीसरा, गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स। नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए सरकार तैयार हो गई। 1931 में दिसंबर में गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की लंदन में। बातचीत, नेगोशिएशंस फेल हो गए और गांधी जी वापस आ गए। गांधी जी ने फेज़ 2 ऑफ सीडीएम लॉन्च किया, लेकिन फेज़ 2 ऑफ सीडीएम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, और 1934 में सीडीएम लॉस्ट इट्स मोमेंटम। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। आज अपन देखेंगे सीडीएम का सबसे पहले तो इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट क्या रहा है। अब इम्पैक्ट में सबसे पहले अपन इम्पैक्ट देखेंगे कंट्री साइड में। कंट्री साइड कहो या फिर ये कहो टाउन्स में, तो सॉरी विलेजेस में। कंट्री साइड में 2 ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। एक ग्रुप है रिच पीजेंट्स का। रिच पीजेंट्स, और रिच पीजेंट्स की कहानी ये है कि इन लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया सीडीएम में। अपन ने इससे पहले पढ़ा है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हो गई थी। इकोनॉमिक मंदी आने की शुरुआत हो गई थी, और इस इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में दिखा 1926 से लेके 1930-32 के बीच में। अब होता क्या है कि ये जो रिच पीजेंट्स हैं ये उगाया करते थे कमर्शियल क्रॉप्स, और इन कमर्शियल क्रॉप्स को ये लोग एक्सपोर्ट करते थे विदेशी मार्केट्स में। जब तक इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं था, इस कमर्शियल क्रॉप्स की डिमांड थी, इनकी बढ़िया आमदनी होती थी, हाई इनकम होती थी, और उस हाई इनकम से ये रिच पीजेंट्स बड़ा कंफर्टेबली हाई रेवेन्यू को पे कर देते थे, कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक मंदी आना शुरू हुआ, इनके कमर्शियल क्रॉप्स की डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो गई। डिमांड नहीं होगी तो आमदनी नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी तो हाई रेवेन्यू पे करने में दिक्कत आएगी, और इस हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट में इन लोगों ने ज्वाइन किया सीडीएम को। हाई रेवेन्यू को कम करवाने के लिए रिच पीजेंट्स ने ज्वाइन किया सीडीएम को। और कंट्री साइड में एक दूसरा ग्रुप भी था, पुअर पीजेंट्स। और ये जो पुअर पीजेंट्स हैं, इनकी जो लड़ाई है वो हाई रेवेन्यू की ज़्यादा नहीं है, इनकी लड़ाई है हाई रेंट्स के अगेंस्ट में। भाई रेवेन्यू की बात तो आएगी नहीं, बिकॉज रेवेन्यू की बात तो तब आएगी जब इनके पास अपनी खुद की ज़मीन होगी। इनके पास अपनी खुद की ज़मीन तो होती नहीं थी,
ये तो किराए पे ज़मीन लेते थे और उस किराए की ज़मीन पे जो हाई रेंट इनको पे करना पड़ता था उसके अगेंस्ट में इनको लड़ाई लड़नी थी। पर कॉमन सेंस की बात कि ये जो किराए पे ज़मीन लेंगे पुअर पीजेंट्स, ये लेंगे किससे? रिच पीजेंट से, लैंडलॉर्ड से, तालुकदार से। अब कांग्रेस के सामने समस्या कि अगर पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करे तो रिच पीजेंट्स के ऑटोमेटिक अगेंस्ट में चली जाएगी, और अगर रिच पीजेंट्स को सपोर्ट करे तो पुअर पीजेंट्स को साथ लेके नहीं चल सकती। और ये जिंदगी का नियम है, अमीर आदमी को कोई नहीं दबाता, पावर पैसे वाले के साथ हर कोई खड़ा रहता है। कांग्रेस ने भी चूज किया रिच पीजेंट्स को। पुअर पीजेंट्स को कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा भावी नहीं दिया। हालांकि पुअर पीजेंट्स ने जगह जगह पे नो रेंट कैंपेन्स चलाने की कोशिश की, इन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स भी चलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द पुअर पीजेंट्स, कांग्रेस सपोर्टेड द रिच पीजेंट्स। इन रिच पीजेंट्स ने फेज 1 में तो बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, लेकिन फेज 2 ऑफ सीडीएम में इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया नहीं, क्योंकि जब फेज 1 खत्म हुआ तो ये बड़े नाराज हो गए, बोला हमसे पूछे बिना सीडीएम खत्म कर दिया, हमारी ये हाई रेवेन्यू की बात तो सुनी नहीं। तो इन्होंने फेज 2 में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं किया, और ये इम्पैक्ट रहा है कंट्री साइड में या फिर विलेजेस में। इसके अलावा दूसरा इम्पैक्ट है टाउन्स में। शहरों में कहानी क्या रही, और शहरों में भी कहानी में दो ग्रुप्स हैं, एक है इंडस्ट्रियलिस्ट, और उस टाइम के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, टाटा। और इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी यह है कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इन लोगों ने खूब ग्रो किया। हुआ ये कि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी, जो कि इंडिया की लोकल मार्केट में अपने गुड्स को सप्लाई करती थी, एक्सपोर्ट करती थी, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उनका एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। अब भाई जब लड़ाई होती है तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे ही बंद हो जाती हैं, और कुछ अपने ही घर में इतना कलेश चल रहा है तो दूसरे की मार्केट में कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनको मौका मिल गया लोकल मार्केट को गुड सप्लाई करने का, और उस 4-5 साल के दौरान इन लोगों ने, इनकी इंडस्ट्रीज ने खूब ग्रो किया इंडिया की लोकल मार्केट में। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने वापस से ऐसी पॉलिसीज बनाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को डिस्करेज किया जाए और जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं उनको एनकरेज किया जाए। तो इनकी लड़ाई थी उसके अगेंस्ट में, और इन्होंने सीडीएम को ज्वाइन किया, बढ़ चढ़ के ज्वाइन किया, पैसा भी लगाया अपना, और इन्होंने 2 डिमांड्स रखी। एक इनकी डिमांड ये थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। एक तो इन्होंने बोला कि ये जो फॉरेन गुड्स हैं जो इंपोर्ट होके हमारे कंट्री में आते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दो, हमें सुरक्षा दो। आज भी हमारी सरकार करती है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को लोन्स देगी और बहुत सारी स्कीम्स चलाएगी। वही डिमांड इन्होंने उस टाइम पर रखी। और दूसरा इन्होंने बोला रुपी स्टेरलिंग उस टाइम की करेंसी ब्रिटेन की, स्टेरलिंग एक्सचेंज रेशियो शुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। इन्होंने बोला कि रुपी स्टेरलिंग एक्सचेंज रेशियो को कुछ इस तरह से किया जाए कि इंपोर्ट्स डिस्करेज हों। और ये समझो, एक एग्जांपल ले रहे हैं, सस्ता सा एग्जांपल। मान के चलो कि $1 80 रुपए के बराबर है, और 2 कंट्रीज हैं, एक यूएस है और एक है इंडिया। इंडिया से कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसे यूएस में बेचता है, तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? एक्सपोर्ट। क्या हुआ? एक्सपोर्ट। मानो $1 का प्रोडक्ट था, तो इंडिया वाला जो आदमी है उसको कितने रुपए मिलेंगे उस प्रोडक्ट के? 80 रुपए। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब मानो कोई यूएस वाला इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना के बेचता है, तो इंडिया के लिए वो क्या है, इंपोर्ट। और जो भी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा इंडिया में, उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? अगर $1 का प्रोडक्ट है तो 80 रुपए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मानो सिनेरियो ये हो जाए कि $1 100 रुपए के बराबर है, तो एक तो तुम्हें ये समझ में आता ही होगा कि जब 100 रुपए के बराबर है $1, विच मीन्स कि रुपया इसके कंपैरिजन में अब कमजोर है, वीक है। और इस सिनेरियो में क्या होगा, वही दो कंट्रीज यूएस और इंडिया। जब इंडिया से कोई प्रोडक्ट बना के यूएस में बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो अब उस $1 के प्रोडक्ट के बदले में कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपया। पहले कितना मिल रहा था? 80 रुपया। जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको फायदा है 20 रुपए का। और यूएस से बना के कोई इंडिया में बेचेगा, उसको क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। और इंडिया में जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, उसको अब कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपए। पहले कितने देने पड़ रहे थे? 80 रुपए। मतलब नुकसान है। मतलब अब जो इंडियन आदमी है वो यूएस के प्रोडक्ट को खरीदने से कतराएगा, बोलेगा यार 20 रुपए महंगा है। ये जो एक्सचेंज रेशियो है ये डिस्करेज करता है इंपोर्ट को। हालांकि ये बहुत सस्ता एग्जांपल है, एक्सचेंज रेशियो में सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट टू अंडरस्टैंड कि ये इंपोर्ट्स को कैसे डिस्करेज करता है एक्सचेंज रेशियो, अपन ने ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लिया है। दो डिमांड्स इंडस्ट्रियलिस्ट ने रखी, एक तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स और दूसरा रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो शुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। इंडस्ट्रियलिस्ट ने खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। हालांकि इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी को एक चीज़ से डर लगता है, वायलेंस से, क्योंकि अगर लड़ाई दंगा होगा, वायलेंस होगा, तो दुकान सबसे पहले इनकी जलाई जाएगी। तो ये बस इस चीज़ से डरते थे, और खासकर फेज़ 2 में इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज इनको ये डर था कि कहीं वायलेंस हो गया तो हमारी तो बिजनेस खराब हो जाएगी पूरी। और ऐसा भी नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट सीडीएम के टाइम पे ही एक्टिव हुए हैं, ये बहुत पहले से एक्टिव थे। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपनी बात को रखने के लिए 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। जैसे एक इन्होंने फिक्की नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1927 में, अभी भी एग्जिस्ट करती है ये, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने 1920 में, इंडियन इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल कांग्रेस, ये बनाई उन्होंने 1920 में। तो 1930 या सीडीएम से पहले भी ये लोग अपनी बातचीत को रखने के लिए अपने अपने हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने खूब पार्टिसिपेट किया। टाउन्स में एक दूसरा ग्रुप है, वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का इन्वॉल्वमेंट सीडीएम में बहुत ज़्यादा नहीं रहा। हालांकि 2-4 जगह पे जैसे नागपुर, छोटा नागपुर वगैरह में इन्होंने गांधी जी के मेथड्स के थ्रू प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न था। देखो, वर्किंग क्लास क्या मांगेगी? वर्किंग क्लास को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वर्किंग क्लास को चाहिए कि भैया हमारी सैलरी बढ़ा दो, भैया हमारे जो वर्किंग आवर्स है उसको कम कर दो, हमारी जो वर्किंग कंडीशन है उनको सुधार दो। बट सोच के देखो, सैलरी बढ़ा दो, ये वर्किंग क्लास किससे मांगेगी? इंडस्ट्रियलिस्ट से। हमारे वर्किंग आवर्स कम कर दो, किससे डिमांड है ये? इंडस्ट्रियलिस्ट से। कांग्रेस इन दोनों में से किसी एक को ही सपोर्ट कर सकती थी, और ये जिंदगी का नियम है, पावरफुल और पैसे वाले के साथ में हर कोई जुड़ता है। कांग्रेस ने भी इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट किया। जैसे यहाँ रिच पीजेंट्स को सपोर्ट किया, वैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट किया। वर्किंग क्लास को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तीसरा और है विमेन का रोल, और सीडीएम में विमेंस ने खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। दे पार्टिसिपेटेड इन ह्यूज नंबर्स, और इनफैक्ट इन्होंने हर वो काम किया विमेंस ने जो आदमी कर रहे थे। ये जेल भी गई, इन्होंने लिक्वर शॉप्स को पिकेट भी किया, इन्होंने फॉरेन गुड्स को और फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट भी किया, इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। लेकिन एक कमी फिर भी रही। एक कमी ये रही कि इनके अच्छे खासे बड़े चढ़े पार्टिसिपेशन के बावजूद भी
कांग्रेस ने इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, इनको विद इन पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छे ओहदे नहीं दिए। इनफैक्ट गांधी जी खुद भी यही बिलीव करते थे कि प्रोटेस्ट ठीक है, लेकिन औरत का जो मेन काम है वो क्या है, घर देखना, पति वती की सेवा करना, बच्चे अच्छे पैदा करना। तो जो मेंटल सेटअप था कांग्रेस का वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ विमेंस को लेके। अपन आगे लिमिटेशंस पढ़ेंगे, लेकिन ये भी लिमिटेशन है कि कांग्रेस ने पुअर पीजेंट्स की बात ही नहीं सुनी। ये भी लिमिटेशन है कि कांग्रेस ने वर्किंग क्लास को इन्वॉल्व ही नहीं किया। ये भी लिमिटेशन है कि विमेन ने इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, बावजूद इसके विमेन ने इनको पावरफुल पोजीशंस में नहीं बिठाया। ये कहानी है सीडीएम के इंपैक्ट की। एक बार इसे देखो और फिर अपन पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस। पानी पी लेता हूं मैं। चलो, ये हो गया इंपैक्ट। अब देखेंगे अपन लिमिट्स ऑफ सीडीएम। और लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम में दो कम्युनिटीज की बात करती है एनसीईआरटी। लिमिट्स ऑफ सीडीएम, एक बात करती है एनसीईआरटी दलित्स की। दलित्स, देखो पहले तो दलित्स को बुलाया जाता था अनटचेबल्स। फिर 1930s के आसपास इनको बुलाया जाने लगा, ये खुद को बुलाने लगे या तो दलित या फिर ऑप्रेस्ड। अच्छा, गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस ने कभी भी ट्रू सेंस में दलित्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। इनकी बात बहुत ज़्यादा सुनी नहीं, इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी। उसका रीज़न ये था कि कांग्रेस का ये मानना था कि अगर दलित्स को सपोर्ट किया, दलित्स की बात सुनी, तो जो अपर कास्ट सनातनी हिंदू है वो नाराज हो जाएगा। और अपर कास्ट सनातनी हिंदू को कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती थी, तो दलित्स की बात कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा नहीं सुनी। लेकिन फिर आए गांधी जी, द मैन, और इन्होंने दलित्स के लिए बहुत सारे काम किए। एक तो इन्होंने दलित्स को बुलाना शुरू किया हरिजन, या फिर ये बोलें चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे, हरिजन। और गांधी जी ने ये कहा कि अगर हम ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो हमने कास्ट के बेसिस पे एक समुदाय को अनटचेबल बनाया हुआ है, अगर इसको हम प्रैक्टिस करते रहे तो अगले 100 साल तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। गांधी जी ने बोला कि जो सिन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये जो हम पाप करते हैं कि कम्युनिटी को अनटचेबल ही बुला दिया हमने, यही बोल दिया कि ये छूने लायक ही नहीं है, ये बैठने लायक ही नहीं है अपने साथ में, ये पाप जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही गुलाम रहेंगे। और गांधी जी ने इनके लिए बहुत सारे काम किए, जैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए। पहले दलित्स को मंदिरों में घुसने नहीं देते थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में साथ नहीं बैठने देते थे, खाना साथ में नहीं खा सकते थे ये लोग, बहुत इनको साथ में प्रताड़ित किया जाता था, इनको परेशान किया जाता था। तो गांधी जी ने इनके लिए बहुत सारे काम किए। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इनको स्कूल्स में, इनको सोसाइटी में बराबर का दर्जा दिलाने के लिए गांधी जी ने तरीके के मूवमेंट चलाए, तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए। इनफैक्ट गांधी जी ने एक कम्युनिटी है, स्वीपर कम्युनिटी, इस स्वीपर कम्युनिटी को बराबर दिखाने के लिए, इनको बेहतर दिखाने के लिए गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स को साफ किया। तो गांधी जी ने अपने हिसाब से इस दलित कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए, इनके लिए बेहतरी के लिए बहुत सारे काम किए। लेकिन सिर्फ गांधी जी काम नहीं कर रहे थे, गांधी जी के अलावा भी और बहुत सारे लीडर्स, स्पेशली दलित लीडर्स, तरीके की डिमांड्स कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि भाई रिजर्वेशन दे दो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कुछ कह रहे थे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो गवर्नमेंट में। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है वो भी अपन समझेंगे। और ऐसे एक बहुत फेमस दलित लीडर हैं जिनका नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर। क्या इंस्पायरिंग आदमी है ये।
एक तो सबसे बड़ी जाति यही हुई है कि इनको दलित लीडर बुलाया जाता है। इन्हें पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि ये वॉरियर आदमी है, क्या एटीट्यूड है इस आदमी का। हम परेशान हो जाते हैं, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, किताब पढ़ने में मन नहीं लग रहा। ये आदमी स्कूल में नीचे बैठ के पढ़ा है, पानी ऐसे ऊपर से पिलाया गया इसको, लेकिन बावजूद उसके ये वॉरियर आदमी, इतनी डिग्री हैं और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटीज से डिग्री हैं कि उंगलियों पे गिनी नहीं जाए, और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज दुनिया की। सबसे बड़ी डिससर्विस इस आदमी के लिए ये है कि इनको दलित लीडर की तरह से देखा जाता है। लीडर की तरह से देखो, सिर्फ लीडर, पढ़ने का विषय ये आदमी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित्स के लिए बहुत काम किया। इन्होंने 1930 में एक एसोसिएशन फॉर्म करी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। और इस टाइम तक आते आते इस दलित कम्युनिटी को डिप्रेस्ड क्लास भी बुलाया जाने लगा था। अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, 1930, 31, 32। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने अटेंड की है, और दूसरी 31 वाली गांधी जी ने भी अटेंड की है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और अंबेडकर साहब की लड़ाई हो गई, इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया, क्योंकि अंबेडकर साहब डिमांड कर रहे थे दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, और गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में थे। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? देखो, एक होता है जनरल इलेक्टोरेट, एक होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब, कोई एक गांव है और मान लो दलित्स के लिए वहां की जो सीट है उसको सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर कर दिया गया है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि जो सीट है उस पर चुनाव भी दलित लड़ेगा, और जब वोटिंग होगी तो वोटिंग भी सिर्फ दलित कम्युनिटी के लोग ही देने जाएंगे। वोट भी सिर्फ कौन डालेगा? दलित कम्युनिटी का आदमी। और चुनाव भी कौन लड़ेगा? दलित कम्युनिटी का आदमी, जिसके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मुसलमानों के लिए सीट को सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर कर दिया जाए तो चुनाव भी कौन लड़ेगा? मुसलमान आदमी। और वोट भी कौन कर सकता है? सिर्फ मुसलमान, और कोई वोट नहीं करेगा। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। और रिजर्व्ड इलेक्टोरेट क्या है कि रिजर्वेशन है सीट पे, मान लो कि दलित कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है सीट, तो चुनाव कौन लड़ेगा? दलित आदमी, लेकिन वोट सब कर सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट में वोट भी वही कम्युनिटी करेगी और चुनाव भी उसी कम्युनिटी का इंसान लड़ेगा। रिजर्व्ड में चुनाव उसी कम्युनिटी का आदमी लड़ेगा, वोट सब कर सकते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, और गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। लेकिन अंग्रेजों ने अंबेडकर साहब की डिमांड मान के डिप्रेस्ड क्लास को या दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। और जब सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया और गांधी जी को इसके बारे में पता चला, गांधी जी उस टाइम पे जेल में थे, पूना। गांधी जी बैठ गए, तुम्हें पता ही है कि जब गांधी जी की बात ना मानो तो गांधी जी बैठ जाते हैं, बोला भूखा बैठूंगा। तो गांधी जी फास्ट अंटिल डेथ पे बैठ गए कि खाना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात है इसको नहीं माना जाएगा। अंबेडकर साहब के आसपास जितने भी लोग थे, जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि यार गांधी जी फास्ट पे बैठे हुए हैं और बुजुर्ग आदमी अपने, और ये बुढ़ा मर गया तो एक कलंक पहले ही दलित कम्युनिटी को नहीं जीने दे रहे हैं, ऊपर से ये कलंक और लग जाएगा कि गांधी जी के मरने की वजह थी दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट। तो बोला आप जाओ और मिलो गांधी जी से। अंबेडकर के पास में ज़्यादा कोई चॉइस नहीं थी, और अंबेडकर साहब गांधी जी से मिले सितंबर 1932 में। और सितंबर 1932 में अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में साइन हुआ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ? गांधी एंड अंबेडकर।
और इस पूना पैक्ट में ये डिसाइड हुआ कि दलित कम्युनिटी को जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है वो नहीं दिया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो बात है वो ख़त्म कर दी गई और सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह पे क्या दिया गया, रिजर्वेशन। सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों जगह पे दलित कम्युनिटी के लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। अंग्रेजों ने इस पूना पैक्ट को मान लिया, बोला भाई तुम दोनों भाई राजी हो, तुम्हें चाहिए कि हम रिजर्वेशन दे दें, सेपरेट इलेक्टोरेट ना दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे रहे, हम क्या दे देंगे, हम क्या कर देंगे, सीट्स को रिजर्व कर देंगे। पूना पैक्ट कब साइन हुआ, सितंबर 1932। किस किस के बीच में हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच में। और इस पूना पैक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट दलित कम्युनिटी को मिले थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को तो कर दिया खत्म, खारिज, और उसकी जगह पे क्या किया, सीट्स को रिजर्व कर दिया प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। और अंग्रेजों ने इस बात को मान भी लिया। अंग्रेजों ने बोला ठीक है तुम दोनों भाई राजी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक लिमिटेशन तो ये है कि दलित्स ने कभी भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया नहीं है। उसका रीज़न ये रहा है कि कांग्रेस ने इनकी बात बहुत ज़्यादा सुनी नहीं है। और दूसरा लिमिटेशन में एक समुदाय है जिसका नाम है मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स की कहानी कुछ ऐसी है कि इन लोगों ने एनसीएम के टाइम पे तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, बिकॉज एनसीएम में एक इश्यू था खिलाफत इशू, और जो कि प्रोमिनेंटली मुस्लिम से रिलेटेड था। लेकिन एनसीएम के बाद मुस्लिम्स ने कांग्रेस से धीरे धीरे अलग होना शुरू कर दिया। उसका रीज़न ये था कि मुस्लिम्स को लगा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू ग्रुप्स की तरफ मूव कर रही है, हिंदू ग्रुप्स को ज़्यादा फेवर कर रही है। हिंदू ग्रुप्स जैसे हिंदू महासभा। तो जब इनको लगा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू ग्रुप्स की तरफ धीरे धीरे मूव कर रही है, तो इन्होंने खुद से कांग्रेस को अलग करना शुरू कर दिया। और एनसीएम के बाद से ट्रू सेंस में कभी भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी नहीं। हालांकि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, ये कहना गलत है, बट हाँ ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि ये जो हिंदू ग्रुप्स थे जैसे हिंदू महासभा और जो मुस्लिम ग्रुप्स थे जैसे मुस्लिम लीग वगैरह, उन दोनों ग्रुप्स के बीच में कभी ट्रू सेंस में यूनिटी नहीं बनी। बाकी तो इन दोनों ग्रुप्स के अलावा जो भी हिंदू मुसलमान थे उनका अलग भाईचारा चल रहा था, लेकिन इन ग्रुप्स के बीच में कभी ट्रू सेंस में यूनिटी बनी नहीं। हालांकि एक टाइम ऐसा आया जब यूनिटी बन सकती थी, क्योंकि मुसलमानों में भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे आ गए थे जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह डिमांड कर रहे थे। जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया वो सबसे मुखर आदमी था जिसने हिंदू और मुसलमान को अलग किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब जिन्ना ने ये मान लिया कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, हमें रिजर्वेशन दे दो, हमें क्या दे दो, सीट्स का रिजर्वेशन दे दो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दो। लेकिन रिजर्वेशन कैसा मांगा कि भाई जो नॉर्मल सीट्स हैं वहाँ तो जो रिजर्वेशन मिलना है वहाँ तो दो ही दो, लेकिन जो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज़ हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ हमें रिजर्वेशन दो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अब ये देखो डिमांड कितनी वाहियात है। यह आदमी कह रहा है कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें रिजर्वेशन दे दो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज में। अब मानो कोई एक एरिया ऐसा है जिसमें 80% मुसलमान हैं, अब वहाँ ये कह रहा है कि 80% सीट्स जो है वो मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दो, तो बाकी समुदाय क्या कर रहा है वहाँ पे? थोड़ी बहुत उम्मीद बनती। लेकिन 1928 में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग मतलब सारी पार्टीज़, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा वगैरह का, ये सब आके मिले। और इस मीटिंग में हिंदू महासभा के एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर M.R. जयकर, इन्होंने बोला जिन्ना को कि भाई साहब ये जो तुम सपने सजा रहे हो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, इन सपनों को भुला दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जब जयकर साहब ने क्लियरली मना कर दिया तो उसके बाद जिन्ना साहब भी निकल लिए। और फिर उसके बाद ट्रू सेंस में इन ग्रुप्स के बीच में हिंदू मुसलमान की यूनिटी कभी बनी नहीं पाई। और ये है लिमिटेशंस।
हालांकि लिमिटेशंस में वो भी आएगा जो अपन ने इम्पैक्ट में पढ़ा है कि पुअर पीजेंट्स को भाव नहीं दिया गया, वर्किंग क्लास को भाव नहीं दिया गया, विमेंस को एडिक्वेटली अच्छे पोजीशंस पे नहीं बिठाया गया, तो वो सब भी इंक्लूड करना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो अपन खत्म करेंगे अगले सेशन में। और उसके अलावा छोटे छोटे बॉक्स हैं HSRA, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो एक सेशन में और ख़त्म कर देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ तक, और इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।